नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड टेट 2024 के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉक टेस्ट 1। ये सभी प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बेस पे लिए गए हैं और जो विकास टॉपिक है उस पे आपके ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सीबीएसई द्वारा लागू शिक्षा के प्रगतिशील मॉडल में बच्चों का समाजीकरण इस तरह से किया जाता है ताकि उनसे अपेक्षा की जा सके। ठीक है, कि सीबीएसई के द्वारा जो आपका प्रगतिशील मॉडल है वह किस की अपेक्षा करता है बच्चों से, समय लेने वाली वास्तविक आदतों को छोड़ें और अच्छे ग्रेड प्राप्त करना सीखें। अच्छे ग्रेड और अपनी आदतों को छोड़ना ये आपका गलत हो जाता है। वो भी क्या कह रहा है कि सामाजिक आदतों को छोड़ें, तो ये तो गलत हो जाएगा। समूह कार्य में सक्रिय भागीदार बने और सामाजिक कौशल सीखें। ये आपका सही है कि समूह कार्य में जुड़ें और सक्रिय भागीदार बने आप, बिल्कुल सही। बिना किसी प्रश्न के समाज के नियमों और विनियमों के अनुरूप खुद को तैयार करें। कि बिना किसी प्रश्न के आप क्या है जो समाज कह रहा है वह उसी फॉलो करें, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्कूल द्वारा उन्हें जो भी पेशकश की जाती है उसे स्वीकार करें। यानी स्कूल जो कहता है बिना सोचे समझे क्या है उसे स्वीकार करें, तो ये भी आपका क्या है गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, जो ऑप्शन सेकंड है कि समूह कार्यों में सक्रिय भागीदारी बने और सामाजिक कौशल सीखे, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। आपका वाइगॉस्की की एक प्रश्न यहीं पे बन गया कि वाइगॉस्की ने कौन से आपकी थ्योरी दी थी, तो सामाजिक सिद्धांत की थ्योरी दी थी। वाइगॉस्की ने किस पे बल दिया, आपका समाज, संस्कृति, ठीक है, और एक आपका भाषा पे। इन तीनों पे आपका वाइगॉस्की ने बल दिया था, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाइगॉस्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार किस पर आधारित है, संचालक कंडीशनिंग पे, पारस्परिक शिक्षण से, या फिर संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास से, या फिर अंतर्दृष्टि से सीखने से। तो यानी जो वाइगॉस्की ने बोला है आपका, वाइगॉस्की ने बोला पारस्परिक शिक्षण पे आपको बल देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तटस्थ यानी कंठस्थ करना तो गलत ही हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, कंडीशनिंग गलत, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पारस्परिक शिक्षण पे आपका वाइगॉस्की ने क्या है बल दिया है। एक शिक्षिका कक्षा से कहती है, क्योंकि व्यक्तिगत असाइनमेंट व्यक्तिगत छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को बिना किसी सहायता से निर्धारण असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण की बात कर रही है। ठीक है, यानी शिक्षिका ने प्रोजेक्ट दिया और उसने कहा कि सब बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट क्या है इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, कोई किसी की सहायता नहीं लेगा। तो वाई यहाँ पे पूछा गया कि कोहलबर्ग ने क्या है नैतिक विकास के किस चरण की बात कर रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, कोहलबर्ग ने क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। एक प्रश्न यहीं पे बन गया। उन्होंने क्या है आपके 3 स्तर बताए हैं और उनके क्या है 6 लेवल बताए हैं। 3 स्तर और 6 इसके क्या होते हैं लेवल होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सा ये पूछ रहा है आपका कि यह कौन सा चरण की बात कर रही है शिक्षिका, पारस्परिक चरण जो आपके फोर्थ होता है कानून और व्यवस्था बनाना, या फिर उत्तर पारंपरिक चरण जो पांचवा है वह कहता है सामाजिक अनुबंधन करना, पूर्व पारंपरिक चरण सजा से बचाव करना, या फिर पूर्व पारंपरिक चरण दूसरा, या फिर व्यक्तिगत और आदान प्रदान। तो यह कौन सा आपका सही है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये हो जाएगा आपका पारंपरिक चरण दूसरा, जो चौथा हो गया। ठीक है, सॉरी, चौथा हो जाएगा पारंपरिक चरण चौथा, जिसमें हम क्या है कानून और व्यवस्था की बात करते हैं कि आपको क्या है बच्चे को क्या है व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। ठीक है, फॉलो करना पड़ता है जो आपका कानून कहेगा, व्यवस्था कहेगी। तो यहाँ पे शिक्षिका क्या करे आपको एक व्यवस्था बनानी है कि आपको क्या है जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या है खुद के द्वारा करना है और किसी और की सहायता नहीं करनी है। तो ये चौथा चरण में है, तो इसका क्या हो जाएगा पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 वर्षीय देविका खुद को एक अलग
स्वशासित व्यक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित हो रही है नियमों से घृणा के द्वारा, स्वायत्ता के द्वारा, किशोर अहंकार के द्वारा या फिर परिपक्वता के द्वारा। ठीक है, वह क्यों मतलब 14 वर्ष की तो खुद को एक अलग समझती है और वह क्या अलग ही इंडिपेंडेंट है मतलब। तो इसका मतलब क्या है कि वह स्वायत्ता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहीं पे बन गया कि आपका प्रगतिशील शिक्षा का जो जनक माना जाते हैं, जिसे हम आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं, वह दिया था आपका किसने? जॉन डीवी ने। ठीक है, कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए इसलिए, या फिर विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा छात्रों के अंतर्निहित स्वभाव से संबंधित नहीं है बल्कि इसे विकसित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को देखा जाना चाहिए ना कि सुना जाना चाहिए। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रगतिशील शिक्षा बोलती है वह बोलती है कि जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, स्वयं का क्या है, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। तो यानी इसका क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को छोड़कर इसके बारे में आलोचनात्मक विचार निम्नलिखित हैं। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे हम आपका बोलेंगे क्या है, बहुबुद्धि कारक। बहुबुद्धि कारक किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका हावर्ड गार्डनर ने। गार्डनर ने दिया था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह शोध आधारित नहीं है। अलग अलग बुद्धिमत्ता अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग तरीकों की मांग करती है। प्रतिभाशाली छात्रों आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं या फिर इसमें अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है। तो इसका क्या हो जाएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी होती है, किसको छोड़कर आलोचनात्मक विचार है। ठीक है, यह शोध आधारित नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि यह शोध आधारित नहीं है, तो गलत है। अलग अलग बुद्धिमत्ता अलग अलग छात्रों के अलग तरीकों से मांग करती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को छोड़कर इसके बारे में आलोचनात्मक विचार निम्नलिखित है। बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या है, गलत ढूंढना है। और यही आपका क्या है, गलत है कि जो आपको प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनमें केवल एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत। वो क्या है, अलग अलग क्षेत्र में, इसीलिए तो उन्हें क्या गया है, प्रतिभाशाली छात्र कहा गया है। एक ही क्षेत्र में नहीं करते हैं वो। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत को वैध नहीं ठहराया जा सकता। अलग अलग बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है। सभी सातों को समान महत्व नहीं देता है। केवल अब्राहम मैस्लो द्वारा अपने पूरे जीवन के लिए की गई ध्वनि अबुझन्य अध्यायों पर आधारित है या फिर सामान्य बुद्धि जी के साथ संगत नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या आपका पूछा गया है, वैध नहीं ठहराया जाएगा, यानी आपको गलत ढूंढना है। तो अलग अलग बुद्धिमत्ता को मापना संभव नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि से आप क्या समझते हैं कि एक प्रकार की बुद्धि नहीं, आपकी अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको बिनय ने कहा था एक प्रकार की बुद्धि हुई थी, फिर उसके बाद जो आपका स्पेयरमैन है उन्होंने बोला कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य और विशिष्ट। लेकिन यहाँ पे जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, यह आपकी हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि एक बुद्धि नहीं, दो बुद्धि नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि इंसान में पाई जाती है। और उन्होंने क्या है, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। ये 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उनकी 8 प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वैध नहीं ठहराया जा सकता, यानी कौन सा सही नहीं है। तो अलग अलग बुद्धियों को मापना संभव नहीं है, ये आपका गलत है। तो पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे भी नहीं आएगा ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला ही आपका क्या है, गलत हो गया। स्कूल आधारित मूल्यांकन की शुरुआत की गई। देश के स्कूली शिक्षा बोर्डों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की बेहतर व्याख्या के लिए उनके सभी गतिविधियों को समय पर रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करना, या फिर स्कूलों को अपने क्षेत्र के अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। कि जो आपका मूल्यांकन क्यों हुआ था, जो आठवां का जो चौथा है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं कराना है। ठीक है,
फिर ये कह रहा है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए आप क्या है, मूल्यांकन कर रहे हो, गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही है कि सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान को बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक सेट, फसाव या फिर स्थितिकरण। ठीक है, तो बाधित नहीं करता है, तो बाधित नहीं यानी आपको जो है अंतर्दृष्टि आपको बाधित नहीं करेगी, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा सीख रहा है और जो शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, उसके बीच किस प्रकार की त्रुटि आम है? अति सामान्यकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या फिर अति सुधार। कि जो विद्यार्थी जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है और जो विद्यार्थी उस दूसरी भाषा को रूप में सीखता है, तो इसका मतलब क्या हो, उसके बीच में किसी प्रकार की त्रुटि का आधार नहीं है। यानी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और कोई शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा में के रूप में सीखता है, तो उनके बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं, तो ये हो जाएगा विकासात्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं अब हम, प्री स्कूल से पहली बार आने वाले बच्चे रोता है, 2 साल बाद जब वही बच्चा पहली बार प्राइमरी स्कूल में जाता है तो वह रो कर अपना तनाव जाहिर नहीं करता, बल्कि उसके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को निम्नलिखित में से किसके आधार पर समझा जा सकता है? विकास क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, विकास क्रमिक होता है, अलग अलग लोगों में विकास अलग अलग होता है, और विकास की विशेषता विविधीकरण और एकीकरण है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक बच्चा जो है वो प्री स्कूल जाने के लिए रोता है, लेकिन जब वो जो दूसरी क्लास में 2 साल बाद जब वो प्राइमरी स्कूल में पहुँचता है, तो वह क्या है, अपना तनाव जाहिर करता है। ठीक है, तो यह इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विकास क्रमबद्ध तरीके से नहीं, क्रमिक होता है नहीं, अलग अलग लोगों में विकास अलग अलग नहीं, विकास की विशेषता विविधीकरण और एकीकरण है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा गया है। आनुवंशिकता संरचना किसी व्यक्ति की पर्यावरण के गुणों के प्रति प्रकृति प्रक्रियाशीलता को प्रभावित करती है। गोद लेने वाले बच्चों का आईक्यू उनके दत्तक बच्चों के समान नहीं होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, या फिर बुद्धि स्कूली शिक्षा से अप्रभावित रहती है। कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। आनुवंशिकता जो आपका संरक्षण किसी व्यक्ति की पर्यावरण के गुणों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। आनुवांशिकता जो होती है वह आपके पर्यावरण से रिलेटेड होती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का ही मेल आपका विकास होता है। तो अगर आनुवांशिकता जो है वह क्या है, पर्यावरण को क्या है, प्रभावित करेगी, बिल्कुल ये आपका सही है। गोद लेने वाले बच्चों का आईक्यू उनके जो दत्तक बच्चों के समान नहीं होता, बिल्कुल गलत। आईक्यू का कोई जीन्स से जो होता है वो क्या और रिलेट नहीं होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी नहीं आएगा ये आपको बहुत बार कन्फ्यूजन करेगा, आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि स्कूली शिक्षा से प्रभावित अप्रभावित रहती है, अप्रभावित गलत हो जाएगा ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति पोषण वाद विवाद का तात्पर्य है आनुवांशिक और पर्यावरण, व्यवहार और वातावरण, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान, या फिर वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति पोषण जो वाद विवाद का तात्पर्य है, यानी हमारा जो विकास होता है वह आपका जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण का मेल है, तो पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसे हम क्या बोलेंगे, आपका डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इन दोनों का मेल आपका जो है जो होता है आपका विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एक निष्क्रिय निष्क्रिय एजेंसी है? हेल्थ क्लब, परिवार, इको क्लब, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ये आपका सीटेट के प्रश्न भी हैं, मतलब सीटेट में भी पूछा गया आपका कि एक निष्क्रिय एजेंसी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है आपका जो है निष्क्रिय है। बाकी हेल्थ क्लब से भी आप क्या है संवाद कर सकते हैं दूसरे से, परिवार से आप क्या है इंटरेक्ट करते हैं, इको क्लब में भी आप क्या है बातचीत कर सकते हैं, समाजीकरण होता है। लेकिन इसमें पुस्तकालय में केवल आप क्या है पुस्तक है, जो कि एक निष्क्रिय एजेंसी है आपकी समाजीकरण की, तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा।
वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषिक? तो मैंने आपको बोला कि वाइगोस्की ने केवल 3 चीज़ों पे बल दिया है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई। जैविक पे बल नहीं दिया है, तो उपेक्षा की गई है, यानी आपको गलत बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ऐसे ही एमसीक्यू आपके पेपर तक देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। और इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब शिशु अपने आँखों, कानों और हाथों से सोते हैं तो इनमें कौन सा चरण शामिल होता है? ठोस परिचालक चरण, प्री ऑपरेशनल चरण, संवेदी मोटर चरण या फिर औपचारिक परिचालन चरण? ये आपका जो है जीन पियाजे की थ्योरी से दिया आपका प्रश्न है कि जब बच्चा अपने आँखों के द्वारा, अपने कानों, अपने हाथों के द्वारा सोचता समझता है तो वह कौन सी चरण है? तो ये आपको पता है, पहली चरण होती है जन्म से लेकर 2 साल तक संवेदी मोटर अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था इसे हम कहते हैं। तो 16 का कौन सा तीसरा आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, क्लास में पिकनिक मनाने के बारे में रिया ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार के सहकर्मी असहमति का तात्पर्य क्या है? विषम नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, अप्रतिक्रिया या फिर सहयोग की नैतिकता? कि एक क्लास में जो आपका जो है ऋषभ और रिया में सहमति नहीं है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है, कि जितना बहुमत होगी उस हिसाब से आप चलेंगे। तो पियाजे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप, पियाजे जो कहते हैं वो कहते हैं सहयोग की नैतिकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिआंकिक सिद्धांत का एक रूप है? बिल्कुल, व्यवहारिक, प्रायोगिक, साधन संपन्न बुद्धिमत्ता या फिर गणितीय? तो इनमें से कौन सा पूछा गया है कि त्रिआयामी जो है सिद्धांत, जो किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि के बारे में उन्होंने बात करी गई है, इन तीनों के बारे में बात नहीं करी है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? डेविड वेल्केस्लर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण, जो आपका आईक्यू होता है, ठीक है, आईक्यू जो होता है इसे हम क्या है इंग्लिश में आईक्यू बोलते हैं, हिंदी में बुद्धि परीक्षण होता है। तो ये क्या था आपका? एल्फ्रेड बिने ने आपका 1905 में किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था, आईक्यू टेस्ट, ठीक है। अगला देते हैं हम। एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और पढ़ता है, छात्र से मिलने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और उसे समायोजित करता है। वह क्या कर रही है? ठीक है, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन या फिर सीखने पर मूल्यांकन? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, छात्र से मिलने के लिए अगले पाठ की योजना बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, के लिए हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत कार्य करते हैं उन पर अत्यधिक बोझ है, ठीक है, कि जो शिक्षक जो होते हैं वो क्या बोझ है? तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक विषय में व्यक्तिगत छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य सौंपने की आवश्यकता है, नहीं। कि हर विषय में आप क्या है हर छात्रों को क्या प्रोजेक्ट सौंपोगे, नहीं। छात्रों के मूल्यों और दृष्टिकोणों का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर सूक्ष्मता से निरीक्षण करें या फिर सिस्टम के लिए स्वामित्व की भावना महसूस करें, कि आपको जिस कार्य के लिए रखा गया है उस कार्य को करें। तो इसका चौथा ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत कार्य करते हैं वो क्या है सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, यानी जिस कार्य के लिए शिक्षक को रखा गया है उस कार्य को वो पूरा कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का। निगमनात्मक तर्क आपका शामिल होता है सामान्य से विशेष तर्क करना, विशेष से सामान्य की ओर, या फिर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण करना, या फिर पूछताछ, सीखने और अनुमान सहित विधियां। जो आपका एक दो आपका तरीके होते हैं, निगमन और आगमन। निगमन में हम आपको याद रखना है कि सबसे पहले नियम पढ़ते हैं, नियम से क्या है उदाहरण की ओर जाते हैं,
आपको याद रखना है, नौ से आपका निगमन हो गया, नी यानी नियम से आप उदाहरण की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को नियम पढ़ाते हैं, फिर उदाहरण पढ़ाते हैं, और ये आपका जो है वैसे गलत माना जाता है। ये हम केवल गणित में यूज करते हैं, जहाँ पहले आप फॉर्मूले पढ़ाएंगे बच्चे को, फिर क्या है उसका एग्जाम्पल देंगे। और वास्तव में आप कौन सी पद्धति यूज करते हैं? आगमन विधि, आगमनात्मक विधि, फिर आगमन विधि इसे हम कहते हैं। इंग्लिश में ये होता है आपका इंडक्टिव, और ये होता है आपका डिडक्टिव। निगमन क्या होता है? डिडक्टिव मेथड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है। तो निगमन तर्क में क्या शामिल है, कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं, आपसे पूछा गया है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये विशेष या फिर विशिष्ट भी हो सकता है यहाँ पे। तो ए ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चा यानी क्या है, सामान्य चीज़ें पहले ही पढ़ाएंगे और फिर क्या है विशेष की ओर ध्यान देंगे आप। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है? याद रखना, मोटर प्रसंस्करण, या फिर परिकल्पना करना, या फिर सहानुभूति व्यक्त करना। कौन सा आपका जो है पूछा गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से है, जो ये सहानुभूति व्यक्त करना यानी इमोशनल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं। तो किसी के प्रति सहानुभूति करना, ये आपका क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? खुले प्रश्न, प्रोजेक्ट, निरीक्षण, विद्यार्थियों की रैंकिंग करना। तो रैंक देना बच्चों को, ये आपका गलत माना जाता है। बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी नहीं आएगा यानी आपको सीधे क्या है गलत ढूंढना है। तो हमारा गलत कौन सा है? चौथा वाला है। तो यही हमारा क्या है उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 24वें का चौथा। अगला प्रश्न है, छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण के अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें उच्च शिक्षा से पदोन्नत करने की आवश्यकता है, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, या फिर उन छात्रों को बढ़ावा न देना जो स्कूलों के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण को बदलना, या फिर कक्षा में मेधावी और कमजोर छात्रों के समूह बनाना, ग्रुप बनाना गलत हो जाएगा। कि जो आप क्या है, जो आपके अच्छे बच्चे जो हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे, और जो पढ़ने में कम है उनका एक ग्रुप बनाना ही गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण को बदलना, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन की प्रारंभिक अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? भाई बहन और शिक्षक, शिक्षक और सहकर्मी, सहकर्मी और माता पिता, माता पिता और भाई बहन। तो क्या हो जाएगा इसका कि प्रारंभिक अवधि के दौरान, यहाँ पे पूछा है कि बचपन की प्रारंभिक अवधि के दौरान आप किसके व्यवहार की जानकारी प्रदान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता पिता और भाई बहन। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, अपने माता पिता अपने परिवार के साथ ही रहता है, ठीक है। जो एक प्रश्न आपका आता है कि प्रारंभिक जो कारक होता है आपका समाजीकरण का, वह होता है आपका परिवार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और द्वितीय कारक में आता है आपका जो विद्यालय हो गया या फिर आपकी समाज हो गया, वह क्या है द्वितीय कारक में आता है समाजीकरण के। लेकिन पहले कारक में आपका परिवार होता है। बच्चा सबसे पहले क्या है, अपने परिवार से ही सीखता है। तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग के बचपन की श्रेणी में आता है? आयु वर्ग के बाद के बचपन की श्रेणी में आता है। 11 से 18 वर्ष, 11 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या फिर 6 से 11 वर्ष की। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा आयु वर्ग के बाद के बचपन की श्रेणी में आता है? बाद के बचपन की श्रेणी में आता है आपका 6 से 11 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्जर का कहना है कि भाषा का विकास किसी की जन्मजात पूर्व प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली को लगता है कि पर्यावरण के कारक होता है। आर्जर और सोनाली के बीच में बातचीत किस बारे में है? आलोचनात्मक एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता और अस्थिरता, निरंतर और असंगत, या फिर प्रकृति और पोषण की बहस। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि आर्जव कह रहा है कि भाषा का जो विकास होता है वह जन्मजात पूर्व से होता है, यानी जन्म से ही निर्धारित हो जाता है बच्चे का जो भाषा का विकास होता है। लेकिन सोनाली का कहना यह है कि यह क्या है, केवल और पर्यावरण कारक होता है। तो यह किस बीच में उनकी जो है बातचीत चल रही है? तो ये हो जाएगा प्रकृति और पोषण पर बहस, ठीक है। प्रकृति और पोषण पर बहस, जो मैंने आपको बताया, जो आपका क्या होता है आनुवांशिकता और जो आपका पर्यावरण होता है, ठीक है, उस पर क्या है इनकी बहस चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं प्रकृति और पोषण पर बहस करना। अगला है, लॉरेंस कोल्बर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दिखाता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को दिखाता है। लेवल तीसरा, लेवल चौथा, लेवल स्तर 1, या फिर लेवल
2। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 स्तर होते हैं और 6 क्या होते हैं, लेवल होते हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका नहीं दिखाता है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ही स्तर जो है वह क्या है, नैतिकता को नहीं दिखाता है। पहले स्तर में आपका क्या है कि दंड वाला है, कि सबसे पहला है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना, ये आपका तीसरे वाले स्तर में है। पहले वाले में आपका की है कि किसी कार्य को करने के लिए दंड से बचना, कि बच्चा क्या है, पहला स्तर ये कहता है कि बच्चे ने अगर कोई कार्य इसलिए करता है ताकि उसे क्या है, दंड ना मिले। ठीक है, तो यह नैतिकता के अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो स्तर 1 हो गया इसका। अंतिम प्रश्न है आपका कि बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है। बच्चों के क्या है, प्रगतिशील मॉडल में, ठीक है, नहीं यानी गलत ढूंढना है। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी और सामाजिक कौशल सिखाना बिल्कुल सही। बच्चे स्कूल द्वारा दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करेंगे, या फिर कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह देनी होगी, या फिर सामाजिक मानदंडों को अपनाना होगा। तो इसका क्या, सामाजिक मानदंडों को अपनाना होगा, बिल्कुल सही। कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह होनी, बिल्कुल लोकतंत्र होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए कक्षा में। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि बच्चे स्कूल द्वारा दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करते हैं, यानी बच्चों पे क्या है कि जो स्कूल बोलेगा वही स्वीकार करना है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये प्रगतिशील मॉडल में नहीं आता है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं आता है। तो हमें क्या है, यही पूछा गया था, तो दूसरा ऑप्शन ही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे नहीं आएगा ना, वहाँ पे आपको क्या है, गलत ऑप्शन ही आपका क्या है, सही हो जाएगा। यानी आपको गलत ढूंढना है, जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ आपको क्या है, गलत ढूंढना है। तो सेकंड हमारा क्या है, गलत है। बहुत कन्फ्यूजन होता है ये पेपर में। आप क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नहीं शब्द नहीं देखते हैं और उनका क्या है, प्रश्न गलत हो जाता है। वह सोचते हैं कि सब इसमें सही लग रहे हैं, वह नहीं देखते हैं। ठीक है, वह केवल ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस प्रकार से देखते हैं और सही को टिक कर देते हैं। जबकि आपका क्या है, यहाँ पे हमें क्या है, गलत पूछा गया था। ठीक है, यही आपका पेपर की खासियत होती है, इसमें आपको क्या है, नहीं शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कैसा लगा आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।